जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना से संबंधित कुछ चर्चा आज हम करेंगे। वायुमंडल की संरचना उसकी भौतिक पक्ष को दिखाती है। वायुमंडल का संगठन उसके विभिन्न रासायनिक तत्वों की संगठन या कॉम्पोजिशन को दिखाता है। वायुमंडल की भौतिक संरचना को हम 4 प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें से पहला है वायुमंडल में तापमान का वितरण। दूसरा, वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल की गैसों का संगठन कैसा है रासायनिक, उस हिसाब से भी हम वायुमंडल को देख सकते हैं, संरचना को देख सकते हैं। तीसरा, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अलग अलग क्षेत्र हैं। कहीं तो रासायनिक प्रतिक्रियाएं वायुमंडल में होती है, कहीं नहीं होती है। और चौथा है सौर विकिरण में सूर्य से आने वाले विकिरणों द्वारा वायुमंडल की कुछ परतों में आयनीकरण होता है। इस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। तो आज पहले हम तापमान के आधार पर वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करेंगे। इस आधार पर वायुमंडल को हम कुछ विशेष परतों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहले ही है क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल का मतलब डिस्टर्बेंस से है, वैसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, क्षोभ मंडल को। और ट्रोपो प्लस स्फीयर, स्फीयर का मतलब तो मंडल, और ट्रोपोस का मतलब है कि जो निरंतर परिवर्तनशीलता दिखाता है, बदलता रहता है। तो जहाँ की जलवायु, जहाँ का मौसम लगातार बदले, उस वायुमंडल की परत को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल इसीलिए कहा जाता है। इस वायुमंडल की इस परत की कई विशेषताएं हैं कि नंबर 1 है कि इसमें वायुमंडल की कुल गैसों के द्रव्यमान का 75% हिस्सा इसी वायुमंडल की परत में है। वायुमंडल के लगभग संपूर्ण जलवाष्प और एरोसोल वो भी इसी परत में पाए जाते हैं। तीसरा है इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे तापमान में गिरावट आएगी। ये इस परत की विशेषता होती है। ये तापमान में गिरावट पिछले विवेचन में हमने देखा था कि लंबवत ताप या ऊर्ध्वाधर ताप प्रवणता के अंतर्गत हम इसे देखते हैं। ताप ह्रास दर सामान्यतः 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, जैसे शीतकालीन मौसम में ध्रुवीय क्षेत्र, जहां धरातल के ऊपर ताप व्युत्क्रमण की दशा पाई जाती है। धरातल ज़्यादा ठंडा होता है, धरातल के पास का वायुमंडल ज़्यादा ठंडा होता है और ऊपर का वायुमंडल अपेक्षाकृत गर्म मिलता है। तो ये अपवाद हुआ उसका, लेकिन सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है इस वायुमंडल की परत में। इस परत के सबसे निचले हिस्से को हम घर्षण परत कहते हैं, फ्रिक्शन लेयर, क्योंकि यहाँ धरातल के उतार चढ़ाव के कारण वायु की संचलन में बाधा आती है, जबकि इसके ऊपर के वायुमंडलीय हिस्से में ऐसा कोई बाधा नहीं होती है। विक्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल जो है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, टर्बुलेंस जिसे बोलते हैं, और भावर या एडीज, इसलिए इसे संवहनीय परत भी कहा जाता है। वायुमंडल में जब गर्मी होती है तो वायुमंडल की गैसें गर्म होकर संवहनों के रूप में ऊपर उठती हैं और यहाँ निम्न दाब के केंद्र बनते हैं, उसकी तरफ पवनें चलती हैं। तो ऐसे संवहनीय धाराएं बनती हैं और वायुमंडल में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, भावर या एडीज उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इसे संवहनीय परत भी कहा जाता है।
वायुमंडल की लंबवत गति काफ़ी विकसित होने से मेघ निर्माण भी होते हैं। जैसे नमी वायुमंडल में ऊपर जाती है तो मेघ वो संघनित होकर, नमी संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। इसी परत में मुख्यतः पाए जाते हैं। वायुमंडल के जो प्रदूषक हैं वो प्राय इसी वायुमंडल की परत में अधिकांशतः पाए जाते हैं। सौरमंडल के ऊपर ताप व्युत्क्रमण की पेटी पाई जाती है, जिसे समताप पेटी भी कह देते हैं। इसके ऊपर की परत जो है सौरमंडल के ऊपर, वो अंतिम सीमा तो क्षोभ सीमा कहलाती है, जो सौरमंडल जहाँ खत्म हो जाता है, और उसके बाद समताप मंडल शुरू होता है। तो क्षोभ सीमा आते आते वायुमंडल में तापमान की गिरावट, तापमान में जो गिरावट का जो प्रारूप है वो खत्म होने लगता है, क्योंकि इससे ऊपर संवहनीय धाराएं जाती नहीं है क्षोभ मंडल से ऊपर, तो तापमान में गिरावट की दर फिर बंद होने लगती है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है यानी क्षोभ सीमा, उसकी ऊंचाई परिवर्तनशील है समय और स्थान के अनुसार। मौसम, ऋतु या अक्षांशों के साथ भी यह ऊंचाई परिवर्तनशील होती है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल और उसकी ऊपरी सीमा यानी क्षोभ सीमा की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक 16 से 17 किलोमीटर होती है, लेकिन ध्रुवों पर केवल 8-9 किलोमीटर रह जाती है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ध्रुवों पर क्षोभ सीमा कम ऊंचाई पर होती है, इसलिए उसका तापमान भी -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गिर पाता है। क्षोभ सीमा में विकृति या उसमें टूटन खंडन मुख्यतः वहाँ होती है जहाँ जेट स्ट्रीम पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय चक्रवात जहाँ घटित होते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात या जेट स्ट्रीम से जुड़ी जो वायु के संचलन है, वो क्षोभ सीमा को तोड़कर क्षोभ सीमा की ऊपरी सीमा से बाहर भी निकल जाते हैं, तो उसको ब्रेक कर देते, तोड़ देते हैं। फिर दूसरी जो परत है वो है समताप मंडल। समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ संस्तरों से युक्त मंडल है, क्योंकि यह वायुमंडल का हिस्सा अनेक स्थायी परतों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में नीचे गिरने का जो प्रारूप है वो समाप्त हो जाता है। सौरमंडल में तो ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, इसमें वो प्रारूप बंद हो जाता है। समताप मंडल के निचले हिस्से में विभिन्न ऊंचाइयों पर समान तापमान पाया जाता है, इसलिए इसे समताप मंडल का नाम दिया गया। इस मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई के साथ तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि भी संभव हो सकती है। वायुमंडल की यह परत क्षोभ सीमा से शुरू होकर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, जहाँ समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। चूँकि संवहनीय धाराएं समताप मंडल में नहीं पहुँचती है, इसलिए इसे गैर संवहनीय परत भी कहा जाता है। संवहनीय धाराएं यहाँ इस मंडल को प्राय प्रभावित नहीं करती हैं। इस परत तक पहुँचने वाले ठोस कण या तो नाभिकीय विस्फोट बहुत गति से जो होता है, या ज्वालामुखी उद्गार जो तीव्र गति से होते हैं, उन्हीं के माध्यम से पहुँच सकते हैं। और एक बार अगर यहाँ पहुँच गए ठोस कण तो वो कई वर्षों तक बने रह सकते हैं। निम्न समताप मंडल में क्षोभ सीमा से करीब 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं, या समताप का प्रारूप भी बना रहता है। तापमान वृद्धि का जो कारण है वो ये है कि यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है,
ओजोन गैस पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। यहाँ थोड़ा सा भी तापमान का अवशोषण पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण तापमान को काफ़ी बढ़ा देता है। इस हिस्से को, समतापमंडल के इस हिस्से को ओजोन मंडल कहा जाता है। 18 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 12 महीने से 30 महीने यानी 1 से 2.5 साल तक पवनें पूर्व दिशा से बहती हैं, जिसके बाद अगले इतनी ही अवधि तक पवनों की दिशा उलट भी जाती है। पवनों की दिशा का यह उलटना पहले अधिक ऊंचाई पर शुरू होता है तथा एक वर्ष में 30 से 18 किलोमीटर तक उलट जाता है। इस परिसंचरण का स्वरूप समतापमंडल में ओजोन के बदलते वितरण तथा इसके फलस्वरूप विकिरण संतुलन में बदलाव से जुड़ा है। जनवरी तथा जुलाई के समतापमंडल के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि जनवरी में ध्रुवीय प्रदेशों पर कोई सूर्यातप नहीं पाया जाता है, अतः ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरते हैं, जबकि जुलाई में तापमान ऊंचे बने रहते हैं। समतापमंडल अत्यंत शुष्क तथा लगभग मेघ रहित है। कभी कभार एक आध मेघ यहाँ दिखाई पड़ जाता है, जिसे जो बहुत रेयर केसेस में पहुंची हुई नमी के कारण बना हुआ रहता है, और ये मेघ लंबे समय तक कायम रहते लेकिन वर्षा नहीं करते। इस प्रकार के मेघों को मदर ऑफ पर्ल यानी कि मोती जैसे दिखने वाले या नेक्रेयस मेघ भी कहा जाता है। समतापमंडल में काफ़ी ओजोन रहती है, जो कि पराबैंगनी विकिरणों को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ऊपर से गिरने वाले जो आकाशीय पिंड हैं उनको घर्षण देकर और उनको राख में परिवर्तित करके भी पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। तीसरा जो मंडल है, वायुमंडल का परत है, वो है मध्य मंडल। हालांकि कई विद्वान इस परत की मौजूदगी या इस तरह के नाम को देने से वो परहेज करते हैं। समतापमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत मानी जाती है। इसी परत में ऊंचाई के साथ फिर से तापमान गिरने लगते हैं। वायुमंडल के न्यूनतम तापमान लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। न्यूनतम तापमान करीब करीब -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। उच्च अक्षांशों में गर्मियों में यहाँ निशादीप्त मेघ कभी कभार दिखाई पड़ जाते हैं, जो रात्रि में चमकते हैं क्षितिज पर, इसलिए उनको निशादीप्त या नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स कहा जाता है। ये आकाशीय पिंडों के धूल कणों के ऊपर जलवाष्प के हिम के रूप में जम जाने से बनते हैं ये इस प्रकार के मेघ। इस परत में वायुमंडल की जो घनत्व है वो अत्यंत न्यून होता है। वायु दाब अत्यंत कम पाया जाता है, जैसे 50 किलोमीटर पर 1 मिलीबार वायु दाब पाया जाएगा। 90 किलोमीटर पर 0.01 मिलीबार ही वायु दाब मिलता है। चौथा जो परत है उसे बोलते हैं तापमंडल। मध्यमंडल के बाद वायुमंडलीय घनत्व अत्यंत कम हो जाता है और मध्यमंडल के बाद फिर से तीव्र गति से तापमान बढ़ने लगते हैं। इस मंडल का निम्न भाग मुख्यतः आणविक तथा परमाणुविक नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है, परंतु 200 किलोमीटर के बाद आणविक ऑक्सीजन परमाणुविक अथवा आणविक नाइट्रोजन से अधिक हो जाती है। 200 किलोमीटर बाद ऑक्सीजन
नाइट्रोजन भारी गैस है वो नीचे रहती है, ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है। इस मंडल में 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है, जो परमाणविक ऑक्सीजन द्वारा पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता के कारण है। सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें हैं, लेकिन इस ऊंचाई पर गैस इतनी विरल हो जाती है कि सामान्यतः थर्मामीटर इस क्षेत्र के तापमान को अंकित नहीं कर पाता, क्योंकि विरल गैस बहुत ही कम ऊष्मा को धारण कर पाती है। इसीलिए बहुत अधिक तापमान होने के बावजूद अगर इस मंडल के वायुमंडल में आप हाथ को फैलाएं तो गर्मी महसूस नहीं हो गई, भले ही तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इसी कारण ऐसा होता है। अगली जो वायुमंडल की परत है उनको बहिर्मंडल और फिर चुंबकीय मंडल नाम दे दिया जाता है। बहिर्मंडल की ऊंचाई 500 से 750 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। यहाँ का वायुमंडल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं से बना है। अणु नहीं, मॉलिक्यूलर की बजाय परमाणुओं की अधिकता हो जाती है। इस बहिर्मंडल में आयनीकृत कणों की मात्रा बढ़ जाती है। जो सूर्य की उच्च शक्ति की जो विकिरणें आती हैं वो वायुमंडल की गैसों के इलेक्ट्रॉन, जो नकारात्मक आवेश जो होता है उसके कणों को, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देती है, जिससे धनात्मक आवेश वाले जो बाकी का जो परमाणु है वो बचा रहता है, उसको आयन कहते हैं। 200 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर चुंबकीय मंडल में सौर पवन, जिसे सोलर विंड बोलते हैं, सूर्य से आने वाली जो चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, उनसे प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणात्मक आवेश के कण और प्रोटॉन धनात्मक आवेश के कण, यही अधिकता से मिलते हैं। अलग अलग परमाणु भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में टूटे रहते हैं सभी गैसीय पदार्थ। विद्युत आवेशित कण धरातल से लगभग 3000 और 16000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से आकृष्ट होकर दो पट्टियों में या बैंड्स में संघनित हो गई हैं, जिन्हें वान हेलेन विकिरण पेटी कहा जाता है। निचली पेटी भूमध्य रेखा से 1 से 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दूसरी पेटी है वो मध्य रेखा से 15 से 25,000 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर है। 15 से 25,000 किलोमीटर और चुंबकीय ध्रुवों की ओर झुकी हुई है। चूंकि इसमें आवेशित कण है तो वह उसे चुंबकीय ध्रुव अपनी ओर आकृष्ट किए रहता है, तो वो अपने पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की ओर झुकी हुई रूप में दिखाई पड़ती है। इस मंडल में उत्तरी ध्रुव के आसपास कुमेर ज्योति और दक्षिणी ध्रुव के पास सुमेर ज्योति, जिसे ऑरोराज बोलते हैं, ये दिखाई पड़ती हैं। सूर्य पर चुंबकीय तूफानों से अंतरिक्ष में विद्युत आवेशित कण छूटते रहते हैं, जिन्हें पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सूर्य के इन आवेशित कणों से ऊपरी वायुमंडल की गैसें उच्च ऊर्जा के कारण वाइब्रेट करने लगती, कंपन करने लगती हैं और अलग अलग रंगों में चमकने लगती है, जिन्हें ध्रुवीय ज्योति या कुमेर ज्योति और सुमेर ज्योति के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित जो डायग्राम है, आरेख है, इसमें पृथ्वी की अलग अलग परतों को दिखाया गया है। सबसे नीचे 8 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा पर अधिक है और ध्रुवों पर कम है। ये सौर मंडल है, जिसमें है ना मेघ, वर्षा, सवैनिये,
धाराएं, सब तरह का मौसम और इस तरह की गतिविधियां पाई जाती है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। दूसरी परत समताप मंडल है, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। फिर मध्य मंडल है, जिसमें तापमान में फिर से गिरावट आती है। और उसके बाद तापमंडल, जिसका ये हिस्सा है आयन मंडल, जहाँ से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, ये अगले है ना विवेचना में हम देखेंगे। और ज़्यादा ऊंचाई के वायुमंडल को हम बहिर्मंडल भी कह देते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान के बदलते हुए प्रारूप को हम ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, क्षोभ सीमा में स्थिर है। समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, समताप सीमा में लगभग स्थिर। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान फिर से गिरता है और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर लगभग स्थिर है। और इसके बाद तापमंडल वगैरह में ऊपरी वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान फिर से बढ़ने लगता है।